के पास। ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर, क्या कहेंगी? जहां तक हमारे मैनिफेस्टो की बात आती है, साफ साफ तौर पर समझ आता है कि हमारे मैनिफेस्टो से बीजेपी बौखलाई हुई है। कभी होम मिनिस्टर बैठ के बयान देना शुरू करते हैं तो कभी यहाँ पे इनके कार्यकर्ता बयान देना शुरू करते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा आखिरकार है क्या जिससे इन्हें डर लग रहा है? हमारे मैनिफेस्टो में 200 यूनिट बिजली फ्री है। हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि जम्मू और कश्मीर में जो भी जॉब्स होंगे, यहाँ की नौकरियां होंगी या जमीनी कानून होंगे, वो यहाँ के लोगों के लिए होंगे। यही कानून जब बीजेपी हिमाचल प्रदेश में और असम में लाते हैं तब एंटी नेशनल नहीं होता, लेकिन जब हम लाते हैं हम एंटी नेशनल हो जाते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि जो स्टेट फ्लैग है उसको हम बहाल करेंगे फिर से। जब कर्नाटका के लोगों के पास स्टेट फ्लैग होता है तब एंटी नेशनल नहीं होता, लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोग अल्लाह बचाए कह दे हम भी वही करेंगे जो कर्नाटका के लोगों ने कहा, हम एंटी नेशनल हो जाते हैं। हमें कहा गया है कि आप टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जिनके शासन में अभी पिछले महीने हमारे कैप्टन तक शहीद हो गए। जितना टेररिज्म हमने जम्मू में कभी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था, आज जम्मू में खुद कहते हैं कि 200 टेररिस्ट आ गए हैं और खुलेआम कत्ल हो रहे हैं। एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ, इनके जम्मू और कश्मीर बीजेपी ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज ये भी ट्वीट आ जाता है कि अब तो 370 तो दूर की बात, अब तो स्टेटहुड को भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बीजेपी कहने लगी है। तो मेरा सवाल जम्मू के लोगों से होगा कि क्या स्टेटहुड की डिमांड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या आज भी इसका जवाब जो है अभिजीत जी से जानना चाहेंगे। अभिजीत जी, क्या दिक्कत है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो इतना गलत बीजेपी समझती है? आपने इफ्रा जान को सुना, उन्होंने गिनाया कि उनके मैनिफेस्टो में क्या कुछ है, लेकिन बीजेपी को क्यों ऐसा लगता है कि ये दहशतगर्दी को, पथराव को प्रमोट करती है, या एंटी नेशनल मैनिफेस्टो, ऐसा क्यों बीजेपी को लगता है? पहले तो दे रहा है, दुरुस्त है। कम से कम इफ्रा जी ने मिलिटेंट वर्ड छोड़ के कम टेररिस्ट वर्ड तो यूज करना शुरू किया। इफ्रा जी की पार्टी पता नहीं कौन सी जिहाद की लड़ाई यहाँ शुरू कर बैठे थे, तो कम से कम इनको यहाँ तक तो हम ले आए। अब रही बात आई इनके लेकर जो आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, देखिए इनके मैनिफेस्टो के अंदर जो चीजें की गई हैं और खासकर ये ओवरऑल जो चीज कहना चाहते हैं उसके अंदर ये है कि फिर से 5 अगस्त 2019 के पहले वाली जो यथास्थिति थी वो ये वापस ले आएंगे। यानी कि जो वेस्ट पाक पीओजे के रेफ्यूजीज को 60-70 साल बाद उनके मालिकाना हक मिले, ये छीन लेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस उनसे। जो वाल्मीकि समाज को उन्होंने 30-35 साल केवल और केवल अपनी गंदगी साफ करने के लिए पंजाब से बरगलाकर यहाँ पर लाए थे कि हमें आपको स्टेट सब्जेक्ट देंगे, और उनके बच्चे पीएचडी करने के बाद भी आज यहाँ पर सिर्फ वही नौकरी कर सकते थे, अब उनके वो पढ़े लिखे बच्चों से भी फिर से यही काम करवाएंगे। वही जो एसटी समुदाय जिससे इन्होंने वोट बैंक पर पिछले 30-40 सालों से 50 सालों से अपना पेटेंटेड राइट समझा और कभी उनको कभी भी कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी नहीं, आज जब उनको मिली है तो उनसे वापस छीनने की फिराक के अंदर है। पहाड़ी समुदाय की बात करूं, उनकी रिजर्वेशन छीनने की फिराक में है। ये लोग फिर से वही चाहते हैं, बम गोली बारूद का खौफ हो। नहीं, ये जो राय कायम हुई है, बीजेपी जो ये कह रही है कि ये लोग फिर से बंद चाहते हैं, गोलियां चलाना चाहते हैं, ये मैं एग्जैक्टली समझना चाहूंगी मैनिफेस्टो के किस पार्ट से ये बात समझ में आती है? देखिए, मैनिफेस्टो के पार्ट के अंदर जिस तरह से इनका ये कहना कि ये फिर से वापस करना चाहते हैं हर एक चीज को, ये वही कि हमारे को वही 370 वाला। साहिल साहब को हंसी आ रही है इस बात पे। साहिल साहब क्या कहेंगे? मुझे पहले वाला आपका जो सवाल था, मैं बड़ा जबरदस्त यहाँ पर मोहब्बत आपके इस सवाल से मुझे जो है वो न्यूज़ 18 के जो 1.5 लाख लोगों का कब्रिस्तान बना है, उस 1.5 लाख के कब्रिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो आप समझिए तो सही कि क्या पूछा यहाँ पर, कांग्रेस का घोषणा, उन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र जेपी नड्डा साहब को दिखाते हुए पूछा कि जरा मुझे ये बताइए कि यहाँ कांग्रेस कहाँ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रही है, कहाँ प्रॉपर्टी जो है वो बांटने की बात कर रही है। तो वो जो था वही सवाल का जो है वो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने पूछा बताइए कि कांग्रेस कहाँ कह रही है कि भाई सबकी जो है मंगलसूत्र जो है वो छीन लिया जाएगा, प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया जाएगा, आपका सब कुछ जो है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये एक सिद्धांत पे काम करती है। क्या बताना चाहते हैं? बार बोलो, मुझे यहाँ की बच्चों की राइट नहीं चाहिए, झूठ है वो सच साबित नहीं हो जाएगा।
अभिजीत साहब ये जो पॉइंट यहाँ पर साहिल साहब कह रहे हैं, अभिजीत जी मैं अपनी बात को पूरा कर दूं, मैं अपनी बात को पूरा कर दूं मैम। ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी की विचारधारा है कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। ये इनका तरीका है। ये बातों को इसी तरह से जो है वो गोलमोल कलमाड़ी जी को अपने यहाँ पर सोफा ठीक है। अभिजीत साहब जो यहाँ पर पॉइंट रखा जा रहा है, कलमाड़ी को अपने फाइनेंस, अभिजीत साहब सवाल सुन लीजिए। जो यहाँ पर पॉइंट रखा जा रहा है अभिजीत जी, वो ये कि जब लोकसभा का चुनाव भी हुआ था तब भी बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे कई तरह के सवाल उठाए गए थे, कई तरह के एलिगेशंस लगाए गए थे, जिस पर बाद में फिर से ये कहा गया था कि आखिरकार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां ये लिखा है, और क्लियरली नहीं लिखा था। एनसी के मैनिफेस्टो पे भी अब वही पैटर्न हम देख रहे हैं कि एनसी के मैनिफेस्टो पर बीजेपी उसी तरह के इल्जामात लगा रही है। फिर वही सवाल कि कहां पर ये बोला जा रहा है। देखिए एनसी की जो बेसिक, अगर आप चीजों को पीछे रहने देते हैं, एनसी ने ये जो मैनिफेस्टो बनाया ये इन्हीं चुनावों को देखकर बनाया। अब गठबंधन इसी चुनावों के अंदर है। अब मैं किसी के साथ अगर गठबंधन कर रहा हूं तो उसकी विचारधारा के साथ, यानी कि उसके इस मैनिफेस्टो को अप्रूव कर ही कर रहा हूं, तभी आप उनके साथ जाएंगे। उनके मैनिफेस्टो में कुछ और लिखा हो, हम उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है? अरे वो जो लिख रहे हैं आप उसको मान रहे, तो आप इकट्ठे सरकार बनाने की फिराक में हो। अब यहाँ पर कांग्रेस जो है, जो अपनी मिजाज, अपना जो वोट बैंक और सब कुछ खो बैठी है, वो एनसी के कंधे पर चढ़कर ये काम करना चाहती है, और एनसी ने भी उसे कंधे पे बिठाया। तो जिसने कंधे पे बिठाया उसकी बात तो उसको मानना पड़ेगी ना, कि नहीं मानना पड़ेगी? इफ्रा जी, पीओजेके के रेफ्यूजीज जो है उनसे मालिकाना हुकूक छीने जाएंगे, जो कुछ हुकूक कुछ कम्युनिटीज़ को दिए गए उनसे वो छीना जाएगा, गोलियां चलेंगी या तो बंद वापस होगा, पथराव वापस होगा, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आपने सुना अभी कि कहा जा रहा है कि आपके मैनिफेस्टो में ये है। ये मैंने सवाल इनसे भी किया, अभिजीत साहब से भी, कि कहाँ पर लिखा हुआ है। आपसे भी जानना चाहूंगी कि अगर है तो किधर है, अगर नहीं है तो ये किस बात को अगर जो तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए बिल्कुल वही बात है। मैं भी अभिजीत साहब से सुनना चाहती थी कि हमने ये कहाँ पे लिखा है कि हम किसी से किसी का हकूक, किसी से किसी के हकूक छीनेंगे। लेकिन जैसा आपने भी देखा, हमने भी देखा और पूरे दर्शकों ने भी देखा, इनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं था ऐसा कहाँ पे है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि जम्मू और कश्मीर के जो रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स का मतलब है जिनके पास यहाँ की डोमिसाइल है, उन लोगों के लिए यहाँ की जमीन जो है, ये रेफ्यूजीज के पास भी है, वाल्मीकि समाज के पास भी है, डोगरास के पास भी है, कश्मीरियों के पास भी है, गुज्जर समाज के पास भी है, पहाड़ीज के पास भी है। यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की डोमिसाइल के लोगों के लिए यहाँ की जमीन और नौकरियां सिक्योर की जाएंगी। लेकिन क्योंकि अभिजीत जसरोतिया जैसी पार्टी और बीजेपी चाहती है कि यहाँ के लोगों को रोजगार ना मिले, यहाँ के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स ना मिले, जो कॉन्ट्रैक्ट से हम लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जम्मू के लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, कश्मीर के लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, यही की वजह है कि ये बार बार इसको टेररिज्म कहते हैं, ताकि यहाँ के लोगों के लिए उनकी नौकरियां सिक्योर ना हो। एक चीज और कहना, हाँ जी, एक चीज और कहना चाहती हूँ। जहां तक रिजर्वेशन की बात, इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन ये किसी से छीनना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक जजमेंट आ चुका है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती किसी के पास भी। अब इनको बिल्कुल पता है बीजेपी वालों को, लेकिन ये एसटी वालों को भी बेवकूफ बना रहे हैं, पहाड़ियों को भी बेवकूफ बना रहे हैं, जनरल कैटेगरी वालों को भी बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे कि क्या बीजेपी कम्युनिटीज को, मुख्तलिफ कम्युनिटीज को बेवकूफ बना रही है, टेररिज्म के नाम पे हो या रिजर्वेशन के नाम पे हो? क्योंकि आज भी हमने देखा जम्मू कश्मीर में 3 जगह एनकाउंटर, उस पर क्या कहेंगे? हालात बेहतर है तो, लेकिन किस लेवल पे बेहतर है ये भी समझना चाहेंगे। देखिए, 2 चीज आती। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने अभी वास्ता दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की इनको कितनी कदर है, हमें ये भी चीज को समझना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहाँ चुनाव कराओ, तो तब तो इन्होंने बड़े ढोल बजाकर और बाजे गाजे साथ इस चीज को माना। उसी सुप्रीम कोर्ट ने वो 370 खारिज कर दिया, तो तब इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से पूछ के अपने फैसले करें, इनका ये कहने की बात आती है। अब एक चीज को समझने की जरूरत है कि जितनी सारी यहाँ पर चीजें की गई हैं, जब आप इनके मैनिफेस्टो को देखते हो, ये वही 370 जैसा स्टेटस लाने की बात करेंगे, वही 35A की बात करेंगे, ये वही सब चीजों की बात करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो पिछले 5-10 सालों में अच्छे काम हुए वो हम सबके सब हक हकूक लोगों के छीनने जा रहे हैं?
तो इसके अंदर अगर हम ये बात आपसे पूछ रहे हैं, ये सब चीजें क्लियर कर रहे हैं, और जम्मू वालों की बात कहां से आ गई? मुझे इफरा जी बता दें कि ये जम्मू वालों को आपका दर्द कब से सताना शुरू हो गया? सन 51-52 की पहली असेंबली, जो इनके ये जो सहयोगी हैं इंडी अलायंस वाले, जब ये यहाँ पर थे तो 12 लाख पॉपुलेशन थी जम्मू की और 10 लाख पॉपुलेशन थी वहां कश्मीर की। हमसे 1.5 दर्जन ज्यादा करके इन्होंने बांट दी। 1.5 दर्जन। कांग्रेस वाले उस समय भी इसी तरह से दांत निकालते रहे, हंसते रहे, और जम्मू वाले बेचारे इनकी शक्लें देखते रहे। अबे झूठ कम बोला दांत निकाल रहे थे, जम्मू वाले बेचारे पीस रहे थे और कांग्रेस जैसे भी निकाल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इनके काम करती है, झूठ बोलो, बार बोलो, और ये राक्षस आपका क्या कहना है साहिल साहब, क्योंकि आपको खाने के लिए रखे हुए हैं? आपका क्या कहना है कि जम्मू के लिए जो बात की जा रही है, हमेशा से बीजेपी का एक स्टैंड रहा है कि जम्मू को नजरअंदाज किया जा रहा है, और चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस या पीडीपी, जम्मू की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। अब जो है वो इल्जाम बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि जम्मू को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो बीजेपी पूछ रही है कि किस तरह से, किस बलबूते पर कांग्रेस ये कह रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनको जम्मू की कितनी फिक्र है। 2009 में 11 लोग जीत कर गए थे, 7 बिक गए थे, पैसे खाकर बिक गए थे और अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है वो वोट डाल दिया। उसके बाद आप देखिए इनकी भारतीय जनता पार्टी का एक एक्स एमएलसी है विक्रम रंधावा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है और लूट का सरकार गिरा दी थी। वो पीएम मोदी जो है वो जेल में जाता है, यहाँ एक मेडिकल की सीट निकलती है, यहाँ एक मेडिकल की सीट निकलती है और उनके नेता एक सिंगल एमपी ने बिक कर वहां पर पूरी की पूरी सरकार नीचे गिरा दी थी। वो आप ही के थे ना, मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के ही थे ना, जिन्होंने पैसे लिए थे। भूल गए क्या? तो बिकने का आपके पास है। हमारा कार्यकर्ता बिकने वाला नहीं, बिकाऊ कांग्रेस और कांग्रेस के लोग। इलेक्शन करवाने आए थे राम माधव कौन है? राम माधव के ऊपर जो है सत्यपाल मलिक ने क्या आरोप लगाया था? बताएं कौन सा प्रूफ? वही सत्यपाल मलिक जो यहाँ पर बताइए राम मलिक कौन है? बताइए राम माधव कौन है? बड़ा ही इफ्रा जी आपसे जानना चाहूंगी, बात 370 और 35 हो रही है, आपके मैनिफेस्टो में 270-35 की रेस्ट्रिक्शन की बात की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ आपके कद्दावर लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि 100 साल लग जाएंगे। क्या ये कहीं ना कहीं लोगों को रिसीव करने की बात है कि एक तरफ आपके मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है कि एजेंडा 370-35A को वापस बहाल करने का है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है लेकिन इसमें तो 100 साल लग जाएंगे? जी जी, मैंने किसी को नहीं टोका। मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये बात करूं मुझे भी कोई ना टोके। पहले की बात तो हमने ये नहीं कहा कि 100 साल लगेंगे, हमने कहा कि बीजेपी को 370 हटाने में 70 साल लगे, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई नहीं छोड़ी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट्स, एक 1985 में, दूसरा 2017 में रिटेरेटिंग दैट, उससे पहले एक 1970 में 3 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आए थे, जहां 370 को कहा गया था कि इसने एक परमानेंट स्टेटस अक्वायर किया है। उसके बावजूद बीजेपी ने ये लड़ाई नहीं छोड़ी, और फारूक साहब के कहने का मतलब था कि हमें 100 साल क्यों ना लग जाए, हम ये लड़ाई छोड़ने को तैयार नहीं है। ये कानूनी तौर पे हम लड़ाई लड़ेंगे और कितना भी वक्त लगे, ये लड़ाई हम छोड़ने को तैयार नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, अभिजीत साहब ने बात की जम्मू वालों की, उन्होंने कहा जम्मू में ये तो अलग बात है कि जम्मू में आज उतनी ही बेरोजगारी है जितनी कश्मीर में है, लद्दाख के लोग आज सड़कों पे हैं। लेकिन मैं आपको एक याद बात बता दूं, पहली बार जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट हुआ करते थे, जब बीजेपी ने हमें तोड़ने से पहले जब हम एक स्टेट हुआ करते थे, बीजेपी बिल्कुल यही गेम खेलती थी। लद्दाख के लोगों को और जम्मू के लोगों को कहती थी कि कश्मीरी तुम्हारा दुश्मन है, इस कश्मीरी से बच के रहना। लेकिन आज जम्मू के लोगों को और लद्दाख के लोगों को एक चीज समझ चुकी है, एक चीज वो समझ चुके हैं, अगर हमारा कोई दुश्मन है, ये सेंटर की वो सरकार है जो जम्मू और कश्मीर को उसकी स्टेट पावर्स देने को तैयार नहीं है। आज पूरी लद्दाख सड़कों पे है। आज तो हम कश्मीरी उनके साथ नहीं है ना, आज जम्मू 5 अज़ला भी दे दिए, उससे भी खुश है, उसके लिए भी वो उनको 6 शेड्यूल, उन्होंने क्लियरली बोला है, उनको 6 शेड्यूल चाहिए, उनको लैंड प्रोटेक्शन चाहिए, उनको स्टेटहुड चाहिए। उन्होंने कहीं का नहीं कहा था हमें डिस्ट्रिक्ट चाहिए। उनको लॉलीपॉप थमा के बेवकूफ मत बनाइए, बेवकूफ लोग नहीं है। आज वो समझ क्या कहेंगे, क्या लद्दाख के लोगों के जो मुतालबे थे? एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ, जहां तक जम्मू की बात आती है सुमैया जी, जम्मू और कश्मीर में इस वक्त हमारे पास 5 MP हैं। 5 MP हम लोगों ने सेंड किए हैं, चलिए एक तो जेल में।
जम्मू और कश्मीर की जब बात आती है, रोजगार की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, जमीनी कानूनों की बात आती है, 2 एमपीज आप देखते हैं जो पार्लियामेंट में बेबाकी से पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बोलते हैं। एक आगा रूहुल्लाह साहब, एक मियां अल्ताफ लारवी साहब, जो कश्मीर के लोगों ने जिन्हें चुना है, लेकिन जम्मू की बात भी वही करते हैं। मुझे बताइए, जिन 2 एमपीज को जम्मू ने चुना है, क्या उनकी कोई वीडियो है कहीं पे किसी के पास जहां उन्होंने जम्मू और कश्मीर के किसी भी इंसान की बात की हो? क्या जम्मू से जो बीजेपी के एमपी गए हैं, क्या वो कभी जम्मू की बात करते हैं? कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने पार्लियामेंट में कोई एक वीडियो दिखा दीजिए, अगर ऐसा कोई वीडियो, एक वीडियो सेंड बताएं जम्मू के एमपीज को बोलने की क्या जरूरत है? हाथ कंगन को आरसी क्या, हम तो सब कुछ कर दिखा रहे हैं। ये जो बेचारे वहां पर जाके बोल रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, बात की कम से कम सब पहले जब आगा रूहुल्लाह साहब वो जो मेट्रो ट्रेन चला रहा था, तब आप लोग जो थे वो कहाँ थे? आपने इस तरह जहाँ पर एमपी गए बने हुए हैं, वो मेट्रो ट्रेन चलाते हैं, रूहुल्लाह साहब जिस समुदाय से आते हैं, आपको पता है, झूठ बोलते हैं। उनको पहली बार मौका मिला है यहाँ पर जो है जम्मू के मुद्दों के ऊपर जो है वो बात कर उनको सके। पहली बार मोहर्रम का प्रोसेशन निकालने का उनको मौका मिला है। साहिल साहब, मैं आपके पास आऊंगी, साहिल साहब मैं आपके पास आऊंगी। एक बार अभिजीत जी से सुन सकते हैं कि क्या जो जम्मू के एमपी है बीजेपी की तरफ से जो चुने गए हैं, क्या उन्होंने मुद्दे उठाए हैं? मुख्तसरन इस बात का आप हमें जवाब दें, क्या मुद्दे उठाए गए हैं कि नहीं? रूहुल्लाह साहब को कब, कैसे, कितने सालों बाद भेजा गया, उस पर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। नहीं देखिए, मैं तो सब फैक्ट बात करूंगा कि जम्मू के एमपीज को बताने की जरूरत क्या है? जम्मू के अंदर आप रैकेट और निकाल ली, हमारा 5-6 साल का और इनका 50 यही कल को एमएलए भी कहेंगे, इनकी तरक्की बताएं और हमारे। देखिए, मैं आपके बोला था इफ्रा जी, जब आप बात करी थी, मैं तो नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए ना आपसे। आप 50-60 साल का इनका रिकॉर्ड निकाले और 4-5 साल का हमारा रिकॉर्ड का निकाल के देख लीजिए। जम्मू के एमपी को बोलने की क्या जरूरत है? जम्मू का एमपी करके दिखा रहा है। जम्मू अकेला एक प्रोविंस है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां आईआईटी भी है, आईआईएम भी और एम्स भी है। तो आप समझिए जम्मू ही है। यहाँ पर आप देखिए तो जो सड़कें बनी है, यहाँ पर जो सर्कुलर रोड बनी है, सब कुछ यहाँ पर बना है। उसको जरूरत क्या है? साहिल साहब, सब कुछ तो जम्मू के लिए बनाया है कि आईआईएम, एम्स, सब कुछ तो जम्मू को दे दिया, फिर जम्मू वालों को परेशानी क्यों होगी? ठीक है अभिजीत साहब, वक्त की कमी है। साहिल साहब क्या कहेंगे? एक बार केंद्र की सरकार का धन्यवाद आगा रूहुल्लाह साहब, उन्होंने एक बार भी धन्यवाद नहीं किया कि 35 साल जब जम्मू के पास सब कुछ है, आईआईटी से लेके एम्स मिल गया है, तो फिर दिक्कत किस बात की है? साहिल साहब, दिक्कत मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है कि हमारा जो जम्मू का सांसद है वो संसद की पटल में खड़े होकर झूठ बोलता है कि जम्मू में हमने जो है वो मेट्रो ट्रेन चलाई है। हमारे जो है जोकर का काम तो आप कर रहे हैं मेरे भाई। दांत आप निकाली जा रहे हो जब से डिबेट चल रही है, तो जोकर तो आप हुए ना, किस तरह की बात करते हो? तुम लोगों के झूठ क्यों देख रहे हो? नजर आ रहे लोगों को जो है दांत निकाले जा रहे हो, कर नहीं पाए। मैं भी बात कर रहा हूँ, इफ्रा जी भी बात कर रही है, इफ्रा जी भी अपनी बात कर रही है, आपके वो दांत निकाल रहे हो। सर्कस में किसको जाना चाहिए? आपको जाना चाहिए। इससे पहले कुछ कहना भी चाहूंगी, साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि जो सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने की बात सामने आ रही है कि क्यों है कि अलहदगी पसंद लीडरों का सपोर्ट किया जा रहा है या उनकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है? इफ्रा जान, देखिए कि हमारा ये पहली भाई बात है, ये कहूंगी कि जम्मू के लोगों से को झूठे बोल के जाता है कि इस झूठ बात की का- बोलने दीजिए, इफ्रा जी बोल रही है, बोलने दीजिए, सुन लीजिए। जम्मू के लोगों को ये बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अभिजीत जसरोटिया जी कहते हैं उनके लिए जो करना था वो तो हमने कर लिया, उनके लिए बात करने की जरूरत क्या है? उनके एमएलए भी कल को यही कहेंगे, जब यूटी में एमएलए बनेंगे वो कहेंगे भाई आपके लिए बात करने की जरूरत क्या है, हम कर चुके हैं। ये बात मैं चाहती हूँ जम्मू के अवाम और कश्मीर की अवाम भी नोट करे कि ये आपकी सरकार है और ये सरकार का दावा है, ये वो करने वाले हैं, आपको किसी चीज की अब जरूरत नहीं है और इनके हिसाब से सब कुछ मिल चुका है। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आप कहती हैं कि अलहायदगी पसंदगी लोग, जो पसंदा लोग हैं, उनको हम खुला छोड़ना चाहते हैं, हमने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हाँ हमने ये कहा कि जिस आपने 5000 जम्मू और कश्मीर के नौजवानों पे यूएपीए का कानून लगाया है, ये कहते हैं आज इतनी शांति है उतनी शांति है, ये नहीं कहते हैं कि आपने आधे से ज्यादा लोगों को बाहर की जेलों में बंद करके रखा है, छोटे छोटे लड़कों को, 18-19 साल के लड़कों को। कहीं ना कहीं उन पे, जब तक हमारे भारत के कानून में और संविधान में ये लिखा है कि जब तक एक इंसान पे केस प्रूव नहीं हो जाता वो इंसान इनोसेंट होता है, यानी वो तब तक गिल्टी नहीं होता जब तक उस पे केस प्रूव ना हो जाए।
यूएपीए के कानून में बेल लेना जो है या जमानत लेना मुश्किल होता है। हमारा दावा यह है कि जब तक केस प्रूव ना हो जाए तब तक उनको जमानत में रिहाई दे देनी चाहिए। अभिजीत साहब, इनोसेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर, जो मासूम लोग बंद है जेलों में, बाहर के बंद है, उनको और एक फेयर जो है ट्रायल देने की बात भी हो रही है, तो उसमें इतनी परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस और लॉ के अकॉर्डिंग एक प्रोसेस है वो करने की बात की जा रही है। और ये भी कि न सिर्फ कई स्टूडेंट्स बल्कि कई जर्नलिस्ट भी जो है यूएपीए के तहत बंद है, तो अगर उनकी बात की जा रही है तो इसमें दिक्कत क्यों है? देखिए, यूएपीए की कानून की अगर आप बात करें तो सबसे पहले 1967 में लेकर कौन आया, उसके बाद आप चले जाएं 2008 2019 के अंदर, उसके अंदर किसने, इन्हीं की सरकारें थी, इन्होंने जो कुछ यहाँ पर काम किए 2008 के अंदर। और उसके बाद आता है कि ये जो कानून है, इस कानून के अंदर मुझे बताएं, कानून बना है देश के अंदर और कानून जो चलता है वो कहीं ना कहीं सब चीजों से चलता है। गैर कानूनी क्या किया गया ये बताएं जरा। गैर कानूनी वो काम किया जो इन दोनों ने मिलकर किया था 1987 के अंदर, जो यहाँ पर बूटा सिंह इनके होम मिनिस्टर हुआ करते थे और फोन कर जीतों को हरा दिया, हराए को जिता दिया। और जो पहला ग्रुप हाजिर ग्रुप गया है पांच लोगों का, वो इफ्रा जान जी की पार्टी से ही था, इनके वर्कर्स से, जिन्होंने पार से बंदूकें लाई, जिसके बाद आज 1.5 लाख लोग कब्रों में दफन है। जिसके ऊपर राहुल गांधी जी अपने मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, जो माइनर्स, जो जर्नलिस्ट जम्मू कश्मीर के यूएपीए पीएसए के तहत बंद है, क्या उन पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उस कानून पर एक बार फिर से नजरसानी नहीं होनी चाहिए जिसके तहत ये तमाम तर लोग बंद है? देखिए, देश एक कानून से चलता है, उस कानून के अंदर अगर कोई भी चीज है तो उसके ऊपर जरूर मैं भी मानता हूँ चीज को, लेकिन कानून के तहत किया गया सब कुछ। यार, तालिबान का राज नहीं है, डेमोक्रेसी है, इसको समझना पड़ेगा। पर यही तो बात है, ये मैनिफेस्टो में बात की जा रही, कानून के तहत ही, एक प्रोसेस के तहत ही ये बात पूरी की जा रही है। बहरहाल इनके टाइम के आंकड़े उठाइएगा, कितने लोगों को इन्होंने क्या क्या किया यहाँ पर, और इनकी जो सहयोगी पार्टी उनका भी आंकड़े उठाकर देखिएगा कितने लोगों ने सफर किया इनके उस टाइम। चले, बहरहाल